हेलो गाइस, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड जेई और नीट के कुछ बढ़िया से सवाल करेंगे आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल क्या है? थ्री चार्जेस प्लस Q1 Q and plus Q2 are placed on a straight line such that Q is somewhere in between plus Q1 and plus Q2 if the whole system is in equilibrium, then the sign and magnitude of Q will be option A Q1 Q2 upon अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर, और ये होगा पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन बी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और चार्ज होगा पॉजिटिव। ऑप्शन सी Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर, चार्ज होगा निगेटिव। ऑप्शन डी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और चार्ज होगा निगेटिव। देखो सवाल क्या है, प्लस Q1 Q और प्लस Q2 ये तीनों चार्ज स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं इस तरीके से कि Q इन दोनों के बीच में कहीं रखा हुआ है, और ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो तुम्हें ये जो इस्तेमाल Q है इसकी वैल्यू और इसका साइन निकालना होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। कितनी डिस्टेंस है? R। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q जो कि है इससे x डिस्टेंस की दूरी पर, और ये डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी R माइनस का x। ठीक, अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, अब देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, अरे क्या है ये, अब देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा उसे निकाल लो। पहले क्या होगा, मान लेते हैं ये F1 है तो F1 कितना हो जाएगा, ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं F2 कितना होगा, ये K Q2 Q अपॉन x स्क्वायर। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम जीरो। तो कितना फोर्स लग रहा है इस पे, एक इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, एक इसकी वजह से, यानी दोनों का सम हो जाएगा ज़ीरो, मतलब दोनों हो जाएंगे बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा K Q2 इंटू Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, बचेगा कितना, R स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये होगा अपॉन क्यू और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू, Q1। ठीक है, सही है ये। देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट क्यू, स्मॉल क्यू। इक्वेशन बन रहा है ये, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे भी ऐसे ही रहने दो। अब तुम क्या करो, इस पर लगने वाला फोर्स निकाल लो इसकी वजह से। कितना होगा ये, F3 मान लेते हैं, ये हो जाएगा के Q1 क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस चार्ज पर एक तो फोर्स लग रहा था ये वाला F2, एक लग रहा है ये, इन दोनों का भी सम जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्योंकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इधर जो इस पर जो फोर्स लगेगा सारे के सारे फोर्सेस वो जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा, तो ये हो जाएगा के Q1 क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पे, ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। चलिए अब मैं मिटाता हूँ ये। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 और ये होगा R अपॉन एक्स माइनस का 1, तो R अपॉन एक्स हो जाएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन रूट Q2। इस साइड में क्या ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो R अपॉन एक्स की वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो कितना होगा रूट Q1 अपॉन रूट Q इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q2। अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। अब देखो क्या करो, रूट Q1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट Q और Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन रूट Q1 इंटू रूट Q2। रेसिप्रोकल कर लो और इसका स्क्वायर कर लेना, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। हमने इसका रेसिप्रोकल करा और उसके बाद स्क्वायर कर लिया, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इस पे लगने वाला फोर्स का सम जीरो हो जाए। तो इस पर एक फोर्स लगे इस तरफ को और दूसरा फोर्स लगे इस पे इस तरफ को। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये चार्ज हो नेगेटिव, तभी तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये वाला चार्ज, और तभी तो ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्मॉल क्यू है इसके नेचर होगा नेगेटिव और वैल्यू आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी, टिक कर लो, यही इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। सवाल क्या है देखते हैं। देखो सवाल क्या है, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मज़ा आएगा तुम्हें करने में।
सवाल है, देखो, टू पिथबॉल्स each of mass m are suspended from the insulating threads if each ball is given a positive charge q, then both the balls then come into इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो है, इनटू इक्विलिब्रियम। इफ वी इंक्रीज चार्ज ऑन लेफ्ट बॉल from Q2 to Q, then what will be the in equilibrium position the best situation is shown by देखो सवाल समझा रहा हूँ डायग्राम बनाकर, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये कोई क्लैंप है, इससे हमने क्या कर रखा है, ये इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, इनसे हमने ये दो ये किए एक ये आइडेंटिकल पिथ बॉल्स को हमने यहाँ पर सस्पेंड कर रखा है। आइडेंटिकल पिथ बॉल्स हैं यानी कि चार्ज इन पर सेम है, क्यू मास भी सेम है, एम। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लेते हैं ये एंगल बना रही हैं वर्टिकल के साथ थीटा के साथ, ये वाला थ्रेड भी एंगल बनाएगा थीटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब देखो हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट बॉल है इस पर हमने चार्ज Q से बढ़ाकर +2Q कर दिया, ठीक है, Q की जगह पर 2Q कर दिया। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो लेफ्ट बॉल है इस पर चार्ज Q से बढ़ाकर 2Q कर दिया, ठीक है, लेकिन रहती दोनों ही बॉल इक्विलिब्रियम में हैं। 2Q चार्ज करने के बाद भी यहाँ पे दोनों ही बॉल इक्विलिब्रियम में रहती हैं। तो कौन सा ग्राफ, हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, कौन सा ग्राफ इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा अच्छी तरीके से। तो पहला ग्राफ तो ये हो जाता है, पहला ग्राफ तो यह है थीटा 2Q और Q। दूसरा है ये ये मान लेते हैं एंगल फाई है और ये एंगल है थीटा, एंगल है थीटा। इस तरीके से कि फाई जो है थीटा से बड़ा है, 2Q और Q, ठीक। अब देखो ग्राफ C क्या होगा, ग्राफ C ये है,
2q और ये इस तरीके से ये q हो गया, 2q q। एंगल है ये फाई और ये है एंगल थीटा, कि थीटा ग्रेटर देन फाई। ग्राफ डी हो जाएगा इस तरीके से कि ये वर्टिकल, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, 2q q एंगल फाई और फाई थीटा से ग्रेटर देन, फाई थीटा से बड़ा है। तो अब बताओ कौन सा ग्राफ इसमें बेस्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिचुएशन क्या है, ये ग्राफ दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि इसमें दो पिथबॉल्स को हमने इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका रखा है इस तरीके से कि ये दोनों एंगल जो बना रही हैं वर्टिकल के साथ सेम बना रहा एंगल है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब तमाम फोर्सेस का सम 0। अब हमने इस पर चार्ज q से बढ़ाकर 2q कर दिया, तो जो चेंज आएगा उस चेंज को बेस्ट कौन सा डायग्राम शो करेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। देखो जब हमने चार्ज बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर फोर्स बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, सेम एज इट इज इसी डायग्राम को उतार कर रख दिया है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, बी में देखो ये ज़्यादा दूर चला गया है, ये कम वहीं रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया, इसमें ज़्यादा फोर्स, इसने ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया है, ये इधर को चला गया, तभी तो ये एंगल बढ़ा है, और ये वहाँ का वहीं रहा। ऐसा हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। इसका उल्टा ये दे रखा है, तो ये होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा कि दोनों ही डिफ्लेक्ट करेंगे। भाई एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू tan थीटा। फोर्स बढ़ेगा, फोर्स का फार्मूला क्या आ गया यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू tan थीटा। ये कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ही बढ़ रहा है, तो यानी ये डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन किस तरीके से कि एंगल जो बनेगा फाई वो दोनों एंगल बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में हैं, और फाई जो होगा वो इस थीटा के मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्ट हुए हैं इसलिए थीटा के मुकाबले ज़्यादा होगा ये। लेकिन डिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी ये दोनों इक्वल रहेंगे, फाई और फाई, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसलिए फाई और फाई दोनों बराबर रहेगा, लेकिन थीटा से ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ये डी जो डायग्राम है ये बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिचुएशन को। समझ में आया, नोट कर लो ज़रा इसे, इस सवाल को नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। सवाल क्या है, सवाल बेमिसाल है, आपके दोस्त की तरह। जिस तरीके से आप कहते हैं मेरा वाला दोस्त सबसे अलग है, वैसा ही ये सवाल भी सबसे अलग है। देखो सवाल में पॉइंट चार्जेस दे रखे होंगे, 3 पॉइंट चार्जेस जिन्हें हमने फिर से लटका रखा होगा। हम इसमें देखो चार्जेस को बहुत लटकाएंगे, चार्जेस को लटकाना ही लटकाना है, हमें हर हाल में लटकाना है। सेम सिचुएशन तो नहीं है, देखो ये है Q चार्ज Q, मास M, स्ट्रिंग की लेंथ L, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है G, वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक, सवाल क्या है, 3 आइडेंटिकल point charges of same mass and charge are suspended
in equilibrium. Then find the value of Q in terms of mgl. Option A 16/5 pi epsilon naught mg l square sin square theta tan theta. Option B 16/15 pi epsilon naught mg l square sin square theta tan theta. और ऑप्शन सी 15/16 pi epsilon naught mg l square sin square theta tan थीटा. सब देखो रूट के अंदर हैं और डी क्या है, नन ऑफ द अबव. ये 3 चार्जेस हैं, सेम चार्ज है, इन पर सेम मास है. हमने इन तीनों चार्जेस को एल लेंथ के थ्रेड से लटका रखा है इस तरीके से कि तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं. तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालना है एम जी एल के टर्म में. देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करो. तुम इस पर फोर्स निकालो, इसके और इसकी वजह से ऐड कर लो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब देखो इस पर फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से, और इस पर क्या फोर्स होगा, इसकी वजह से. मान लेते हैं इसकी वजह से है F2 और इसकी वजह से है F3. तो F2 क्या होगा, F2 होगा K Q इंटू क्यू स्क्वायर. और डिस्टेंस की है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये है. ये अगर एंगल थीटा है तो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, बताओ भाई डिस्टेंस क्या होगी. ये अगर एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल साइन थीटा, यानी कि एल साइन थीटा का स्क्वायर. ठीक, क्लियर इतनी चीज़. और F3 क्या हो जाएगा, K Q इंटू क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस तो K क्यू स्क्वायर, और ये एल साइन थीटा ये होगी, एल साइन थीटा ये होगी, तो कितना होगा, ये 2L साइन थीटा का स्क्वायर. ये कैसा है एल साइन थीटा, समझाते हैं इसे. ये ट्रायंगल देख लो, मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है. तो OAB में देखो ये थीटा, OAB, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो साइन थीटा कितना होगा, मान लेते हैं ये AB है, तो AB अपॉन L, तो AB कितना आ गया, L साइन थीटा आ गया. तो यहाँ से आया. अच्छा ऐसे ही L साइन थीटा ये आएगा, तो L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा कितना होगा, 2L साइन थीटा होगा. तो ये आ गया. अब इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F नेट, जो कि होगा F1 प्लस F2 के बराबर. F1 भी इस डायरेक्शन में है और F2 भी इस डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा. तो F1 कितना है, यह है K क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये है K क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. कितना हो जाएगा ये, K क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो कॉमन, तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा F, इसे F3 नहीं, ये F3 है, इसे F नेट कहो. तो F नेट कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पर F नेट हो जाएगा 5/4 K क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक, समझ में आया.
इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो, और इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो, दोनों को निकाला, ऐड कर लिया, ये आ गया। देखो जब मैंने डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ कराया था वहाँ पर कुछ सवाल कराए थे इस तरीके के, तो एफ नेट निकल कर आता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। ठीक, एफ नेट की वैल्यू क्या है, ये है, ये पुट करो यहाँ पर, पहले इतना नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, मैं ऐसे मिटा देता हूँ ऊपर की चीज़ें, ये तुम तो कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर एफ नेट क्या है, ये है, तो कितना होगा ये 5/4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा एम जी टेन थीटा के बराबर। अब देखो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इंटू एम जी टेन थीटा। तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इसकी तो इससे मल्टीप्लाई होगी और पूरा टर्म ये यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और जो ये 5 है ये 5 यहाँ आ जाएगा अपॉन में। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे कैसे, रूट लेंगे, तो रूट लेने पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो देखो कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ये पहले वाला मैच कर रहा है, तो टिक कर लो पहले वाले पे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है, जिस तरीके से तुम्हें तुम्हारा दोस्त अच्छा लगता है उसी तरीके से तुम्हें ये तुम्हारा सवाल भी अच्छा लगेगा। देखो ये सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या है लिखता हूँ मैं, अब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर is brought near a metallic sphere, then a force of attraction develops there. It means option A, the metallic sphere may be electrically neutral. Option B, the metallic sphere, यहाँ लिख लो necessarily negatively charged. Option C, nothing can be said about it. Nothing can be said about the nature of charge
ऑन मेटालिक स्फीयर डी द मेटालिक स्फीयर may be नेगेटिवली चार्ज्ड। सवाल क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को हम एक मेटालिक स्फीयर के पास लाते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो अब बताना है, इस तरीके से समझ लो कि ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसको हम ये मेटालिक स्फीयर है, इसको इसके करीब में लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, ये इस तरीके से। ठीक हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस। तो हमें बताना है कि ये जो मेटालिक स्फीयर है ये ऐसा हो, ये मे बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। नेसेसरीली नेगेटिवली चार्ज कह रहे हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है नेसेसरीली, यानी कि इस पर ज़रूरी है कि नेगेटिव चार्ज ही है। ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं कि इस पर जो चार्ज है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन डी कह रहे हैं द मेटालिक स्फीयर में बी नेगेटिवली चार्ज्ड, कि जो मेटालिक स्फीयर, ये वाला मेटालिक स्फीयर है, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो अब देखो इसमें ये जो सवाल है, ये मेंस में जो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप करके सवाल आते हैं उसमें का सवाल है। तो इसमें तुम्हें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे, वो बताने होंगे। तो देखो यहाँ पर जब इसको तुम इसके करीब लेकर आओगे, अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इस पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब तुम इसको इसके करीब लेकर आओगे तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसके सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से यहाँ समझो, जब इस स्फीयर को हम इस स्फीयर के करीब लेकर आए तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड बुला लिया। ठीक है, आजा तुझको पुकारे मेरा मीत रे, आजा मीत रे, आजा प्रीत रे, ऐसे ही किया इसने क्या किया, इसके सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सारे नेगेटिव चार्ज को बुला लिया अपनी तरफ। ठीक, और जिस सारे पॉजिटिव चार्ज, तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने इसे अट्रैक्ट कर लिया हो। तो या तो ये हो सकता है। दूसरा कह रहा है नेसेसरीली नेगेटिवली चार्ज, ये ज़रूरी नहीं कि इस पर हर हाल में नेगेटिव चार्ज ही होगा मौजूद, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा नहीं हो नहीं सकता, तीसरा भी कुछ ये भी गलत है, क्योंकि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या न्यूट्रल होगा। तो ये भी गलत है। द मेटालिक स्फीयर में भी नेगेटिवली चार्ज, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस पे वाकई में नेगेटिव चार्ज भी हो, इसने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नहीं हुआ हो, बल्कि वैसे ही अट्रैक्ट कर लिया हो क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज हो। तो ये दो कंडीशन है। तो पहली और चौथी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की कंडीशन बन रही है। तो ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। टिक लगा लो जरा इन पर। ठीक कर लिया। चलिए अब हम करते हैं नया सवाल। यह सवाल जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। जी मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है? 2 electrons are placed at a distance of 2d. A third charge proton
displaced at the midpoint is displaced through a distance d perpendicular to the line joining the charges such that x is too much greater than d, then the proton will execute SHM with angular frequency गिवन बाय, नीचे दे रखेंगे ऑप्शन, उसमें बताना होगा। यहाँ मास क्या है, m जो है मास ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक, ऑप्शन ए है यहाँ पर 2q²/πε0 md³ की पावर 1/2। ऑप्शन बी है πε0 md³/2q² पावर 1/2 हो जाएगी। और ऑप्शन सी है q²/2πε0 md³ की पावर md³ की होल पावर 1/2। ऑप्शन डी हो जाएगा 2πε0 md³/q² की पावर 1/2। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मिड पॉइंट पे प्रोटॉन रखा है, इसे हमने डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस के थ्रू, ये d है और तो ये भी d होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस का q चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस का q चार्ज, ये प्रोटॉन है तो प्लस का q चार्ज, ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स ऐसे। ठीक है, इस फोर्स को करोगे अब तुम वेक्टर कंपोनेंट, एक वेक्टर कंपोनेंट ये आएगा, एक वेक्टर कंपोनेंट ये आएगा, इसका एक वेक्टर कंपोनेंट ये आएगा, इसका एक वेक्टर कंपोनेंट ये आएगा, ये वाला कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला ऐड हो जाएगा। तो एफ नेट यहाँ पर देखो कितना होगा, तो एफ नेट देखो यहाँ पर क्या होगा, एफ नेट होगा यहाँ पर माइनस का 2f cos थीटा। ठीक, ये वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड होगा, f cos थीटा ऐड होगा। f1 f2 होंगे नहीं क्योंकि दोनों चार्ज सेम हैं, तो f ही आएगा। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी सेम रहता है, तो इसलिए f ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया f। ठीक है, अभी f होगा कितना, इसके इसके बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, k q² अपॉन डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, d² + x² की रूट, तो ये उसका स्क्वायर, तो कितना आएगा x² + d² आ जाएगा इनटू cos थीटा। ठीक, समझ में आ रही है इतनी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम, माइनस का 2k q² अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर थीटा ये है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस है ये। तो एफ नेट यहाँ पर हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस का 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हो जाएगी 2/3 इंटू एक्स। अब क्योंकि x जो है d से बहुत ही छोटा है तो यहाँ ऐसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा सॉरी ये आएगा 3/2। तो नेगलेक्ट करने पर क्या होगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो बचेगा डी क्यूब। तो यहाँ पर एफ नेट जो आएगा वो आएगा एफ नेट इज इक्वल टू माइनस का 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन डी क्यूब। एफ नेट ये क्या होगा, m इंटू ए, फोर्स का फार्मूला यही होता है मैकेनिक्स से, अपॉन डी क्यूब। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस का 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन डी क्यूब। ठीक, इतना नोट कर लो। सॉल्व हो गया, नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ है, कर लिया नोट। चलिए अब देखो, क्लास 11th में SHM में तुमने पढ़ा होगा कि किसी पार्टिकल के लिए जो SHM परफॉर्म करती हो उसका एक्सीलरेशन होगा a इज इक्वल टू माइनस को ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, a क्या है, ये है माइनस का 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन डी क्यूब माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यूब की रूट ये हो जाएगी। अब k की वैल्यू पुट कर दो, तो k की वैल्यू पुट करोगे कितना होगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। 2 से ये 2 कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, इसे मैं रब कर रहा हूँ, और यहाँ पर बचेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब की पावर 1/2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सॉरी, एक गलती भी हो गई हमसे। हमने किया था कि एम ए इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस का k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन डी क्यूब आया था। तो यहाँ से a आ जाएगा माइनस का k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन एम डी क्यूब। ये m जो है यहाँ पर चला गया, वो हमने वहाँ m नहीं लिखा, तुम ही लिख लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है ये सी। ठीक है, करेक्ट है, ये सीट पे टिक कर लो। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, रात काफ़ी हो रही है, तो जब रात काफ़ी होती है तो नींद का गलबा आता है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। नोट कर लो इसे। ये सवाल मेंस 2021 में आया हुआ है, मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, नोट कर लो ज़रा इसे जल्दी से। नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं आज का अपना आखिरी सवाल, जो कि है जेई एडवांस में आया हुआ। जी एडवांस 2020 में आया हुआ सवाल है, ये हम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं सवाल क्या है। सवाल तो खैर सारे ही अच्छे सवाल होते हैं हमारे, सब नीट के जेई लेवल के सवाल होते हैं, नीट से थोड़ा ऊपर। जेई के सवाल नीट के लिए थोड़े ऊपर लेवल के हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी अगर नीट वाला बच्चा इन सवालों को कर ले
तो वो नीट के सवाल आराम से कर लेगा, उसे कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। तो इसलिए करें इन सवालों को। ये सवाल जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, ये सवाल जी एडवांस 2020 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है? टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two insulating thread। ठीक, कैसी थ्रेड है ये है इंसुलेटिंग थ्रेड। इनसे इसे लटका रखा है एयर में। ठीक है, नाउ इफ दे आर immersed in a liquid whose density is 800 kilogram per meter cube and dielectric constant is 21 if the angle between the two strings remain same as alpha as it was in air, then option A Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स remains unchanged। ऑप्शन B इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूसेस। बात किसकी हो रही है? स्फीयर की, कि स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अनचेंज रहता है, स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाता है। मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन डी the tension in the strings holding the spheres remains unchanged। एक बार तुम इस सवाल को अच्छी तरीके से उतार लो और पढ़ लो, फिर हम करेंगे। ये जी एडवांस का सवाल है। ये जी एडवांस 2020 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, एक बार इस सवाल को तुम नोट कर लो, पढ़ लो, मैं ओरली बोल रहा हूँ। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय two insulating thread। Now if they are immersed in a liquid whose density is 800 kilogram per meter cube and dielectric constant is 21, if the angle between the two string remains same as alpha as it was in air, then electrostatic force
between spheres remains unchanged. Electrostatic force between spheres reduces. Mass density of sphere is 840 kg per meter cube. The tension in the strings holding the spheres remains unchanged. क्या होगा? देखो ये सवाल किस तरीके का है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, जिसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, उसमें का सवाल है ये, कर लो। देखो सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम दो चार्ज पार्टिकल को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर आएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों के बीच में ज़रूर चेंज होगा। तो जो ये वाला है रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो हो जाएगा गलत। ठीक, फिर पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्फीयर्स रिड्यूसेस। हाँ ये ठीक बात है कि क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के मुकाबले बाकी सबका क्या होता है, कुछ और होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, 1 से कम ही रहता है। जितने भी मटेरियल हैं इन सब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाता है। एयर का होता है 1.001 समथिंग करके, और वैक्यूम का होता है 1। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए हम दोनों को ही 1 मान लेते हैं, वैक्यूम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और एयर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, दोनों को ही 1 मान लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा फ़र्क होता है, एयर का 1.001 समथिंग करके होता है, लेकिन बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए दोनों का सेम रहता है। तो एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, बाकी सबका क्या होता है इससे कम, तो जाहिर सी बात है फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। बाकी है मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज़ 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ज़रा चेक कर लेते हैं। देखो इसे मैं मिटाता हूँ। अब ऑप्शन सारे ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, बल्कि पहला भी मिटा देता हूँ। पहला हमने सॉल्व कर लिया है और दूसरा भी सॉल्व कर लिया है, तो इसे हम मिटा देते हैं और ये इधर मिटा देते हैं। डायग्राम बनाओ। देखो एयर में इस कॉमन पॉइंट से हमने कोई दो चार्ज पार्टिकल को यहाँ सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, अब देखो इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। एक फोर्स इस पर ये लगता होगा, इसका वेट हो गया mg, ये टेंशन फोर्स हो लग रही है स्ट्रिंग की T। ठीक, अब ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है एयर में, ये कितना है, अल्फ़ा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। ठीक, ये इस पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो अब देखो इक्वेशन बनाओ फोर्स की, T cos थीटा माइनस का mg इज इक्वल टू 0। तो T cos थीटा हो जाएगा mg के बराबर, और Fe माइनस का T sin थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो T sin थीटा हो जाएगा Fe के बराबर। इक्वेशन होगी फर्स्ट, इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, Fe अपॉन mg इज इक्वल टू, देखो T से T कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा mg tan थीटा। ठीक, क्लियर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दो स्फीयर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये हो जाएगा। ये एयर में है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। देखो अब जब हमने इन स्फीयर्स को लिक्विड में इमर्स कर दिया है तो कंडीशन तो सारी ऐसे ही रहेगी, फोर्स तो ऐसे ही निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, F-E, यहाँ ये है वेट ना हो करके अपरेंट वेट हो जाएगा। क्या चीज़, W अपरेंट इंटू tan थीटा। अब यहाँ जिससे देखो W अपरेंट क्या होता है, W माइनस का वेट इन एयर माइनस का वेट इन लिक्विड।
वेट इन एयर माइनस का वेट इन लिक्विड, तो वेट इन लिक्विड, तो वेट इन एयर कितना होगा ये mg, ये हो जाएगा m डैश जी। m क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये हो जाएगी वॉल्यूम, एयर की डेंसिटी मान लेते हैं हम रो इनटू जी, माइनस का इसकी डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, v इंटू सिग्मा इंटू जी, और ये हो जाएगा tan थीटा। कॉमन क्या चीज़ आ रहेगी v रो माइनस का सिग्मा इंटू जी tan थीटा, ये कॉमन है, ये हो गया f डैश ई। ठीक, क्लियर इतनी चीज़, इसे नोट करो ज़रा। अब डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायग्राम मिटा देता हूँ। ये इस इक्वेशन को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं v, तो a से हम a को हम क्या करेंगे b से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा f बेस e अपॉन f डैश बेस e, और f बेस e हो जाएगा mg tan थीटा, m हो जाएगा मास, या और मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी g tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा v रो माइनस का सिग्मा इंटू जी tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, g से g कैंसिल, v से v कैंसिल, तो f बेस e अपॉन f डैश e बचेगा इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस का सिग्मा। अब फोर्स इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम हो जाएगा क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। यह मैंने बताया है तुम्हें, एक लेक्चर कराया है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ करके, यूट्यूब पर टाइप करो तुम्हें मिल जाएगा, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय फिजिक्स टर्मिनल मिल जाएगा तुम्हें ये। ठीक है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगा। तो ये होता है k के बराबर, ये मिटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, k इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस का सिग्मा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, k की वैल्यू है 21, रो की वैल्यू है 800 अपॉन 800 माइनस का ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक, रेस्ट अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम ज़रा जल्दी से, इसे वीडियो पॉज करके तुम नोट कर लेना। देखो इसकी जब हम इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना होगा 21 इक्वल टू 800 अपॉन 800 माइनस का सिग्मा। सॉरी, ये जो 800 है ये तो डेंसिटी इसकी दे रखी है लिक्विड की, तो ये आ जाएगा रो माइनस का ये हो जाएगा सिग्मा, कितना 800। अब सही है ये, तो ये होगा 21 इंटू रो माइनस का ये हो जाएगा 8 1 जार 8 8 2 जार 16 रो, ये साइड में आएगा तो 20 रो और ये हो जाएगा 16,800, तो रो हो जाएगा 16,800 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जार 2 4 जार, तो रो की वैल्यू आ गई 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर हुआ तुम्हें, समझ में आया। यहाँ थोड़ी सी बाई चांस हल्का सा धोखा हो गया था, रो 800 ये है, ये रो, अब सही है, कर लो। तो जो स्फीयर की मास डेंसिटी है वो आ जाएगी 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, ना ऐसा नहीं है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये करेक्ट हैं, इन पर टिक कर लो। ठीक, चलिए
तो ये जी एडवांस 2020 में आया हुआ सवाल था, अच्छा सवाल था। तो चलिए आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर समाप्त। हमने आज के लेक्चर में जी मेंस और एडवांस में दोनों में ही आए हुए सवाल किए और कुछ बेहतरीन से अलग से भी सवाल किए, बेहतरीन से सब जेई लेवल के सवाल थे। तो इन सवालों की तुम लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। घर पे तो बैठे हुए हो ही, मतलब लेक्चर के बाद इन सवालों की तुम प्रैक्टिस करना। देखना तुम्हें कूलम्ब्स लॉ पे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस अपने आप में नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं जल्द आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए